अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब के साथ। रिसर्च पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है जाबा मानसरा में। सूबाई सतह पर ये एक बहुत बड़ा इदारा है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर इख्तिसार से ज़रा इस इदारे के हवाले से बताइएगा कि इसका क़याम क्यों अमल में लाया गया, और इसका डोमेन क्या है इख्तिसार से। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। बेसिकली ये जो था पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट एक प्रोजेक्ट की सूरत में आया था, नॉन डेवलपमेंटल था ये। और फिर ये रेगुलर साइड पे आया, तो जो मेन मकसद था, चूँकि हमारे पूरे सूबे में पोल्ट्री एक बहुत ही एक अहम हमारा रहा है, सोर्स ऑफ प्रोटीन रहा है। और हमारे यहाँ जो पोल्ट्री चल रही थी वो भी ज़्यादातर नॉन डिस्क्रिप्ट फॉर्म में थी। तो इदारे का जो क़याम का मकसद यही था कि हम जो है बाहर से कुछ ब्रीड्स जो हैं, देसी ब्रीड्स हम इंपोर्ट करके लेकर आएँ और उनको यहाँ पर हम इस माहौल में एडजस्ट करके हम अपने जो हमारे इलाके के जो फार्मर्स हैं, जो हमारे कम्युनिटी है, हम उनमें तकसीम करें, ताकि जो हमारी जो देसी नस्ल है, बेसिकली थोड़ा सा मैं वजाहत करता चलूँगा कि जो हमारी आम तौर पे जो देसी नस्ल है वो 90 से 110 अंडे 120 अंडे तक पूरे साल में दे सकती थी। जबकि ये जो इन नस्लों का जो इंतखाब किया गया है, ये इसलिए किया गया कि तकरीबन 250 से 280 तक सालाना अंडे देती हैं। तो मकसद यही था कि जी वो जो हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है उसको मीट किया जा सके। हमारा जो हमारी देसी नस्ल थी, हम उसके बजाय हम यहाँ पर कमर्शियल इसको हम प्रोपेगेट करें। अच्छा, डॉक्टर साहब, हम फार्म पे भी आते हैं, और हम जो इस इदारे का क़याम या जो हमारी ज़रूरियात हैं प्रोटीन के हवाले से या गोश्त के हवाले से, अंडों के हवाले से, मुर्गी से, उसकी बात करते हैं। सर, हम ये चीज़ इस वक्त आपसे जानना चाहते हैं कि बेशुमार लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, घर में कोई छोटा सा फार्म, 10-12 मुर्गियाँ, उसकी देखभाल किस तरह करे, उससे वो किस तरह फ़ायदा उठा सके, उसके वो 2-4 अंडे कैसे बेच सके, वो 2-4 महीने बाद मुर्गी कैसे बेच सके, वो या वो हर महीने अपने घर की मुर्गी ज़िबा करके उसको किस तरह इस्तेमाल कर सके। मैं चाहता हूँ इसका आता हूँ, फिर हम आते हैं फार्मिंग पे सर। आपने एक बहुत ही अच्छे पहलू पर आपने जो है ना उसको नज़रसानी के लिए कहा है। मेन चीज़ ये है कि जो हमारी बैकयार्ड फार्मिंग हम इसको कहते हैं। बैकयार्ड फार्मिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है हमारा। फार्मर्स अगर हम जनरली बात करें तो 4 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे का हम लोग एक सेट बना कर देते हैं कि वो मुर्गियाँ रखी जाएँ। मुर्गा साथ इसलिए रखा जाता है ताकि आपके पास फर्टाइल अंडे हों, और जो अंडे आप ले रहे हैं, आप आपकी रोज़मर्रा की जो है घर की घरेलू ज़रूरियात भी पूरी हो सकती हैं। आप 1 सेट के बजाय 2 सेट रख सकते हैं, 3 सेट रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास जगह कितनी है और आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी देखभाल रख सकते हैं या नहीं। अगर आप ये रखते हैं तो आप किचन के जो ऑफल्स हैं, किचन की जो वेस्ट आ जाता है, किचन जो वेस्ट है, आप उसको वेस्ट के तौर पर पाला जा सकता है, वेस्ट खिला सकते हैं आप। घर में जो रोटी टुकड़ा बच जाता है आप वो दे सकते हैं। इनके साथ साथ थोड़ा सा ये है कि अगर आप जो कमर्शियल फीड है वो अगर आप देंगे तो पैदावारी सलाहियत उनकी मज़ीद बढ़ जाएगी। उसका ये होगा कि वो अंडे जो हैं वो तवातर से देती रहेंगी, और वो अंडे आप अपने घरेलू जो घर की जो ज़रूरत है उसको भी मीट कर सकते हैं। प्लस उन्हीं अंडों से, चूँकि आपने मेल साथ रखा हुआ है, तो आप उन्हीं अंडों को आप ऐसा कर सकते हैं कि जो एक कुड़क मुर्गी लेकर उसके नीचे रखकर उसके बच्चे भी साथ साथ प्रोड्यूस कर सकते अच्छा, हैं। तो वैसे तक नहीं ये रखिएगा। जो आपने कहा कमर्शियल फीड, मैं ये चाह रहा हूँ कि घर में कमर्शियल फीड किस तरह बनाई जा सकती है। सर आप फिर ये भी आपने अपनी अपनी गुफ्तगू को जारी रखिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि घर में कमर्शियल फूड बनाई जा सकती है। असल में बनाई तो जा सकती है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, वो बहुत महंगी पड़ेगी। आपने ज़ाहिर है मकई लेनी है या गंदम लेना है, फिर आपने बाकी सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसमें शामिल करना है। वो थोड़ा सा मैनेज करना ज़रा मुश्किल होगा। बेहतर ये है कि आप 60% जो है वो किचन वेस्ट वो शामिल करें और 40% आप कमर्शियल फीड। इस तरह थोड़ा सा आपको इकोनॉमिकल पड़ेगी। अगर आप खुद बनाने पर लग जाएंगे तो आपके लिए उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसमें फंगस फफूंदी जल्दी लग जाती है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि जो किचन वेस्ट है रेगुलर जो डेली प्रोड्यूस हो रहा है, आप वो किचन वेस्ट प्लस उसमें 40% जो है ना साथ आप कमर्शियल फीड का शामिल करके आप अपनी मुर्गी से अच्छी पैदावार के तौर पर आप अच्छे अंडे ले सकते हैं। और उस अंडों से आप जो है ना आगे फर्टाइल एग्स की सूरत में आप उनसे बच्चे भी निकलवा सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक बंदे के पास एक मुर्गी कुड़क हो गई है, और उसके पास 20 अंडे हैं। 20 अंडे तो नहीं रख सकता मुर्गी का हुजूम है। एक तो मेरा सवाल आपसे ये है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी इख्तिसार से हो। सर, किस तरह मालूम होगा कि जो अंडा है वो वाकई फर्टिलाइज़र है, वो उस अंडे के स्पर्म है जो आप अपनी टेक्निकल में या देसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, वो किस तरह पता चलेगा? और एक मुर्गी के नीचे कितने अंडे रखने चाहिए? मुश्ताक साहब, ऐसा है कि बज़ाहिर अंडे को देखकर तो बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये फर्टाइल है या नहीं है। उर्दू में उसे कहते हैं बारावर है या नहीं है। ठीक है। तो चूंकि मेल रखा हुआ, और मेल रखना भी ज़रूरी नहीं है कि आपने मेल रखा हुआ तो सारे फर्टाइल ही होंगे। तो मैंने जो 4 का जो हिसाब दिया वो इसलिए किया कि अगर आपके 4 अंडे डेली के आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने हफ्ता से 10 दिन के अंडे आपने स्टोर करने होते हैं, जिसमें ज़ाहिर आप इस्तेमाल भी करेंगे। तो हफ्ते से 10 दिन से ज़्यादा आपने स्टोर नहीं करने। एक, जितनी ज़्यादा स्टोरेज ज़्यादा होगी उनकी फर्टिलिटी में फ़र्क आता रहेगा। फिर आप मुर्गी के नीचे, जिस मुर्गी के नीचे रख रहे हैं, आप देखें उस मुर्गी का साइज़ क्या है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, 10 से 15 अंडे, मुर्गी का अगर साइज़ अच्छा है तो 10 से 15 अंडे हम उसके नीचे रख देते हैं। और जब आप मुर्गी के नीचे रख रहे हैं तो देखें, जब मुर्गी उनको सेकने के लिए बैठती है तो देखें उनको प्रॉपर उसने कवर किया हुआ है। अगर उसकी बॉडी के नीचे वो प्रॉपर कवर हो रहे हैं तो दैट्स इनफ। अब वो 11 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। एक, फिर ये है कि आपने इस तरह करना है, थोड़ा सा, अब इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। छठे सातवें दिन, छठे सातवें दिन आप, मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि आम बंदा समझ नहीं सकता। तो छठा सातवें दिन आपने इस तरह करना है कि उन अंडों को अंधेरे में रखना है, रात के वक्त बिलखुसूस। तो टॉर्च हो जाए, अगर टॉर्च नहीं भी है तो आपकी मोबाइल की जो लाइट है, आप मोबाइल की लाइट उसके अंधेरे में उसके नीचे जब रखेंगे तो अंडा जो है उसके अंदर अगर आप देखें कि शरियानें बनी हुई हैं, लाइंस बनी हुई हैं, लाइंस, रेड लाइंस अगर आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अंडा फर्टाइल है, बारावर है। और अगर उसमें लाइंस आपको नहीं नज़र आ रही, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि ये अंडा मज़ीद घरेलू रखना टोटके किस ज़रूरी तरह है। किए जा सकते हैं? और ये जो एकदम बीमारियाँ आती हैं, जो वायरल हो जाती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर, ऐसी देसी चीज़ क्या आदमी उनको दे जिससे बीमारियों से बचा जा सके? वेल, ऐसा है कि बीमारियां चूँकि वायरल और बैक्टीरियल दोनों हैं, कुछ फंगल भी हैं, तो जो हमारी जो देसी मुर्गियां हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में रह रही हैं वो ज़्यादातर रेजिस्टेंट हैं। सर, फिर मैं आपकी बात काटूँ, सर आपने 3 बीमारियों के नाम लिए। मैं चाह रहा हूँ जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको आसान भाषा में ज़रा प्लीज़। जी, वायरल में जिसे हम लोग हिंदको में, जो हमारे इलाके में पटोखा कहते हैं, उसमें यह है कि सब्ज़ बीटें करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, सब्ज़ बीट शुरू करती है, गले से आवाज़ आना, खड़खड़ की आवाज़ आना, बाज़ात चीखने की आवाज़ आ जाती है, बाज़ात सिर्फ मुंह खोल के लंबा लंबा सांस ले रही होती हैं। ठीक, ये मोस्टली जिसे हम कहते हैं ये वायरल बीमारी है, मोस्टली रानीखेत या आईबी। ठीक है, उसकी वजह से होती है। दूसरी एक बीमारी आती है जिसमें मुर्गी सफ़ेद बीटें करना शुरू कर देती है, सफ़ेद बीटें करती है और वो बिल्कुल डल डिप्रेस होकर बिल्कुल एक कोने में पड़ी रहती है। ये मोस्टली जो है ना बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरियल है। तो अब इनसे बचाव का तरीका ये है कि ये जो वायरल है, इनके लिए तो इदारा हाजा में हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, जिसे हम एनडी की वैक्सीन कहते हैं। इसके अलावा कमर्शली किसी भी पोल्ट्री की जो, जहाँ पे कमर्शियल फीड मिलती है, उनके पास पोल्ट्री की मेडिसिन भी होती हैं, वैक्सीन भी होती हैं, और बेतहाशा वैक्सीन हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों की भी हैं। तो आप वहाँ से वैक्सीन लेकर लगाए जा सकते हैं। नॉर्मली ये हम रिकमेंड करते हैं कि हर 3 महीने के बाद आप उसको रानीखेत की वैक्सीन करें। लेकिन जिन इलाकों में बीमारी ज़्यादा है तो वहाँ पर हम महीने डेढ़ के बाद भी कहते हैं कि आप उसको रिपीट करें। और ये जो कमर्शियली आती है वो तो हज़ार बर्ड्स के लिए होती है, तो वो हमारे जो बैकयार्ड फार्मर्स हैं उनके लिए इतनी सूटेबल नहीं है। तो जो लोकल एनडी जिसे कहते हैं, हमारा हेडक्वार्टर पेशावर है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पेशावर, वहाँ बनाई जाती है। वो फिर यहाँ पर हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जो है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी अवेलेबल होती है, इवन हमारे इस इदारे में भी मौजूद है। ये 25 रुपए की आती है और 100 बर्ड्स के लिए होती है, सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, ये 25 रुपए की आती है, 100 बर्ड्स के लिए होती है। आपने अभी, आपने जैसे आप बैठे हुए थे तो दो बच्चे आए थे मेरे पास, उनको मैंने बताया, तरीका इस्तेमाल भी बता दिया था कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये आपने एक दफ़ा खोल कर आपने अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और 25 रुपए में 100 बर्ड्स, इतनी कोई कीमत ज़्यादा भी नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप कमर्शियली देखेंगे तो ये 500-600 रुपये तक चली जाती हैं। तो ये सब्सिडी है। ये सब्सिडी हम दे रहे हैं, 25 रुपए की दे रहे हैं 100 बर्ड्स के लिए। और यहाँ पर हमारे पास हर वक्त अवेलेबल होती है, हमारे पास भी अवेलेबल है। उसके अलावा
جو لائف اسٹاک کے جو اسٹورز ہیں، ویٹنری اسٹورز جسے کہتے ہیں، وہ بھی ہیں، اور ڈسٹرکٹ ڈائریکٹرز کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی یہ ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے۔ ویسے اصل اصل گھر میں کیا آدمی استعمال کر سکتا ہے؟ مجھے ایک جگہ کسی نے کہا تھا کہ جو کالی زیری ہے یا سنبل ہے اس کا پانی، اس کے علاوہ کچھ اور؟ اصل میں ایسا ہے کہ کالی زیری ہو گیا، سنبل ہو گیا، ایون تھوم ہو گیا جسے لہسن، ٹھیک ہے، پیاز ہو گیا۔ ابھی آپ کے سامنے بچے نے کیا کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ مکئی کا آٹا لیتے ہیں، اس میں ہم پیاز لیتے ہیں، تھوم لیتے ہیں، ان کو گرائنڈ کر کے پھر ہم اس کا وہ بنا کر اس کو کھلاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آپ کا تھوم ہو گیا، لہسن، کالی زیری، ان میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل افیکٹ ضرور ہوتے ہیں۔ ان میں ان کے کچھ جو کیمیکل کمپوزیشن دیکھیں تو ان میں ایسا ہوتا ہے، کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو ان بیماریوں کے خلاف ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس پر بھی ابھی تحقیق جاری ہے، لوگ دے رہے ہیں، کس مقدار میں دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ میرے خیال میں جو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر اگر آپ کو ویکسین اویلیبل ہے تو آپ وہاں سے ویکسین لے لیں، وہ زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اچھا سر، آخری سوال میرا یہ کہ ڈومیسٹک لیول پر وہ کیا اقدامات ہیں جس سے نہ صرف آدمی اپنے لیے گوشت پیدا کر سکتا ہے، اپنے لیے انڈے پیدا کر سکتا ہے، اور اپنے گھر کی جو بجٹ ہے اس کو بھی کسی حد تک وہ اس حوالے سے کم کر سکتا ہے جاتے جاتے؟ دیکھیں، آپ نے شروع میں یہ کہا تھا، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ دیکھیں وہ جو بیک یارڈ فارمنگ ہے یہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتی۔ آپ کے گھر کے بیک سائڈ پر، آپ کے اس میں احاطے میں دیکھیں جگہ اگر موجود ہے، ایون شہروں میں اگر آپ دیکھیں تو چھت پر جگہ موجود ہوتی ہے، آپ نے، اور کچن ویسٹ ہے، آپ نے روز آپ نے اس کو گاربیج میں پھینکنا ہی ہوتا ہے۔ تو اور اسی طرح آپ کی جو روٹی بچ جاتی ہے، آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، بوسی ٹکڑے والا جو آتا ہے آپ نے اس کو سیل آؤٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا استعمال کر لیں، مرغیوں کو چھت پہ رکھ لیں یا آپ کا جو بیک یارڈ ہے وہاں پر رکھ لیں، وہی خوراک وہی فیڈ اگر آپ ان کو دیں تو آپ ان سے انڈے بھی لے سکتے ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ 40% کمرشل فیڈ لے لیں۔ ابھی دیکھیں آج کی اگر میں بات کروں تو آج بھی جو انڈا تقریباً 23-23.5 روپے کا ایک انڈا ہے، 23-23.5 روپے کا ایک انڈا ہے۔ یہ آپ کو ایک قسم کا، جب ویجیٹیبل کے ساتھ آپ رکھیں گے تو ایک قسم کا آرگینک بھی ہوگا آپ کے لیے، ہیلدی بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ سے کوئی چیز نہیں مانگ رہا، کوئی آپ نے اسپیشلی اس کے لیے آپ نے نہ شیڈز بنانے نہ کچھ نہیں کرنا۔ بیک یارڈ پڑا ہوا ہے، آپ نے چھوٹا سا کوئی بھی چیز جو آپ کے گھر میں پڑی ہے آپ اس کو ری یوز کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کچن، ہاں، دڑبا بنا دیا، پھر آپ کچن آفلز ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ دڑبے میں یاد ہے کہ کوئی دڑبے میں بھی آدمی کیا کوئی ڈالے، کوئی چونا وغیرہ، کچھ چیز جس سے جو ہے وہ مرغیاں جو ہے وہ ہیلدی ہوں؟ دیکھیں، صفائی تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صفائی ہے، ٹھیک ہے۔ چونا جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، اب ظاہر ہے جب آپ لکڑی کا اگر آپ نے دڑبا بنایا تو ڈیفینیٹلی اس میں ٹکس وغیرہ، یہ کچھ جسے کہتے ہیں جوک وغیرہ، یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس پر اگر آپ چونا اسپرے کر دیں، چونے کا وہ لیپ لگا دیں یا نیچے چونا رکھ دیں تو وہ تو اچھی بات ہے، جو اس کو بہت سے جو ہے نا جراثیموں سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ ساتھ میں یہ ہے کہ اگر آپ ان کے لیے جو دڑبا بنا رہے ہیں تھوڑا سا آرام دہ رکھیں، روشن اور ہوادار رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہمارے یہاں اکثر گاؤں دیہات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گائے بھینسیں ہم نے رکھی ہیں، ہم نے جو اپنی بانڈیاں ہیں وہ ہم نے بالکل اندھیرا بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ برڈس کے لیے بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا، روشن ہوادار ہو، جتنا روشن ہوگا جتنا ہوادار ہوگا اس میں جراثیم اتنے کم پنپیں گے، ان کے پنپنے کی جگہ نہیں ہوگی، برڈس بھی آپ کا ہیلدی ہوگا اور وہ اپنا وہ خوش رہے گا اور آپ کو پروڈکشن اچھی دے گا۔ آخر میں یہ جو لوگ آپ سن رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے کچھ دو چار مرغیاں، دو چار چوزے وغیرہ لیں، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا پلیز؟ سر، ادارہ حاضہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو شروع میں بھی بات کی تھی آپ نے، پھر آپ نے کہا تھا آخر میں بھی ہم اس کو ساتھ چلیں گے۔ ہمارا ادارہ جو ہم نے بلیک آسٹرلاپ ہو گیا، RIR ہو گیا، فیومی ہو گیا، البلادی ہو گیا، یہ کچھ 4-5 نسلیں ہم نے یہاں پالی ہوئی ہیں۔ 2 نسلیں ایسی ہیں جو تھوڑا سا سرد علاقوں کے لیے ہیں، 2 نسلیں ایسی ہیں جو تھوڑا سا گرم مرطوب علاقوں کے لیے ہیں۔ تو ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس اکثر آتے ہیں، فرٹائل ایگس 12 انڈے ہم سے ہی لے کر جاتے ہیں، اور اپنی مرغیوں کے نیچے رکھ کر، جو گھر میں جو مرغیاں دیسی مرغیاں کڑک ہوتی ہیں ان کے نیچے رکھ کر ان سے چوزے نکلوا کر پھر ان کا وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک تو ہم فرٹائل ایگس کی صورت میں دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس باقاعدہ ڈیمانڈ آتی ہے ڈے اولڈ چکس، ایک دن کے چوزے کے لیے، وہ ایک لسٹ بنی ہوئی ہے۔ ہم لوگ اپنے ایک سسٹم ہمارا چل رہا ہے، مہینے میں 2 دفعہ ہمارے ہیچ ہوتے ہیں، تو وہ جو لسٹ کے مطابق جن کی جو ڈیمانڈ آئی ہوتی ہے ہم ان کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ڈے اولڈ ایک دن کا چوزا دیتے ہیں۔ اب یہ جو ایک دن کا چوزا لے کر جا رہے ہیں، جو کمرشلی کام کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا ہے، وہ سنبھال سکتے ہیں، لیکن میرا عام فارمر جو گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا ہے، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پھر ایک دن کے چوزے کو پالنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔
تو پھر ہم ان کو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس دیسی مرغیاں ہیں اور وہ کڑک ہو رہی ہیں تو آپ آئیں جہاں سے آ کر اپنی مرضی کے انڈے لے کر جائیں. اب جیسے میں نے پیسوں کی بات کی تو وہ 23.5 روپے کا اس وقت ٹیبل ایگ مل رہا ہے. ہمارے یہاں سبسڈائز ریٹ ہے 18 روپے کا. ہم فرٹائل انڈا دے رہے ہیں, سبسڈائز ریٹ پر 18 روپے کا انڈا دے رہے ہیں. اسی طرح جو ایک دن کا چوزا ہے اس کی قیمت اگر دیکھی جائے تو 50-55 روپے کا ایک دن کا چوزا جسے ہم گولڈن کہتے ہیں وہ دے رہے ہیں 50-55 روپے کا. ہم بلیک آسٹرلاپ RIR فیومی اور البلادی اور یہ اچھی نسلیں ٹھیک ہے ان کا چوزا ہم 30 روپے کا دے رہے ہیں. کیا خوبصورت بات کی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر ساجد اعوان صاحب کے ساتھ. جو ہمارا نیکسٹ پروگرام ہے وہ فارمنگ پہ ہوگا. فارمنگ سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, نئے آدمی نئے جو لوگ ہیں وہ فارمنگ میں کس طرح آ سکتے ہیں, فارمنگ میں ریسرچ کتنی ہو رہی ہے, انڈا کس طرح پروڈیوس کیا جا سکتا ہے, نئی نسل کس طرح پروان چڑھائی جا سکتی ہے, کراس نسل کو کس طرح کیا جا سکتا ہے. ایک اور پروگرام انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کریں گے. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت اچھا لگا.